हमारे ऑनलाइन क्लास शेड्यूल में आज फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। मैं विकास कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, मालतीधारी कॉलेज, साइकोलॉजी विभाग। अपने लेक्चर सीरीज में हम लोग रिसर्च मेथड्स पढ़ रहे हैं और आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा इंटरव्यू चैप्टर पे। पिछले क्लास में इंटरव्यू का स्वरूप, इंटरव्यू की परिभाषा और इंटरव्यू की प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। बुनियादी तौर पे इंटरव्यू के नेचर को समझा। अब आगे उससे जुड़े हुए अंगों की चर्चा होगी, जिसमें आज का प्रमुख जो डिस्कशन हमारा है वो आज टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं, इस पे हमारा डिस्कशन फोकस्ड होगा। तो जब भी हम वर्गीकरण करते हैं किसी भी पॉपुलेशन का या किसी भी ट्रेट का, तो उसके कई आधार हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आप का जो क्लास है बच्चों का, इसको कई आधार पे वर्गीकृत किया जा सकता है। एक आधार लिंग हो सकता है, पुरुष महिला, उस आधार पे वर्गीकरण हो सकता है। एक आधार लंबाई हो सकता है, 3 फीट तक, 3 से 3.5 फीट तक, 3.5 से 4 फीट तक, 4 फीट से 4.5, 4.5 से 5, 5 से 5.5, 5.5 से 6, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में हो सकता है बंटवारा। आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कोई नौबतपुर के किसी एक गांव से है, कोई दूसरे गांव से है, कोई तीसरे गांव से है। आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, लो, मिडिल, अपर, इस आधार पे वर्गीकरण अलग अलग हो सकता है। तो इंटरव्यू का भी जो वर्गीकरण है वो कुछ प्रमुख रूप से 2 आधारों पर किया गया है। उन 2 आधारों की हम लोग चर्चा करेंगे और उसके तहत आने वाले वर्गीकरण को भी देखेंगे। उद्देश्य के आधार पे पहला वर्गीकरण उद्देश्य के आधार पर कि हमारे इंटरव्यू प्रोसेस का, हमारे पूरे प्रोसेस का, हमारे पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, इस आधार पे इंटरव्यू का वर्गीकरण एक आधार हुआ। और दूसरा आधार होगा इंटरव्यू का स्वरूप या संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर। इंटरव्यू जो लिया जा रहा है उसका अपने आप में स्वरूप, संरचना या स्ट्रक्चर कैसा है, इस आधार पे दूसरा वर्गीकरण होगा। तो पहला आधार हो गया उद्देश्य, दूसरा आधार हो गया स्वरूप। जो दूसरा आधार है स्वरूप या संरचना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इन दोनों आधारों की आपस में अगर हम लोग तुलना करें तो पहले आधार की चर्चा करते हैं कि हमारे इंटरव्यू का हमारे प्रोसेस का क्या उद्देश्य है। तो ये अगर देखा जाए तो आपका कई उद्देश्य के आधार पे इसका बंटवारा हो सकता है। इसमें कुछ प्रमुख जो बंटवारा है वो इस तरह से है। कुछ इंटरव्यू रिसर्च इंटरव्यू कहलाते हैं, अर्थात एक शोध को लिया गया और उस शोध में जो समस्या है उसके हल के लिए डेटा कलेक्शन की जरूरत है, आंकड़ों के संग्रह की जरूरत है। और उस आंकड़े के संग्रह के लिए जब इंटरव्यू का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको शोध इंटरव्यू कहा जाएगा। मतलब उस इंटरव्यू का पर्पस किसी शोध, किसी मनोवैज्ञानिक या कोई दूसरे शोध में डेटा कलेक्शन करने के उद्देश्य से किया गया। और हम लोग भी इंटरव्यू को उसी स्वरूप में
पढ़ रहे हैं। इंटरव्यू एज ए मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च। इंटरव्यू मनोवैज्ञानिक शोध में डाटा संग्रह करने की एक प्रविधि के रूप में। तो पहला वर्गीकरण हुआ शोध इंटरव्यू या रिसर्च इंटरव्यू। दूसरा वर्गीकरण जो सामान्य तौर पे देखा जाता है वो है क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिया जाता है अपने क्लाइंट का, जिसका उद्देश्य अपने क्लाइंट्स के मनोवैज्ञानिक स्ट्रक्चर, मनोवैज्ञानिक स्वरूप, उसके गहन चेतना, उसकी मनोवैज्ञानिक बनावट के बारे में विस्तार से जानना, समझना, उसके व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना उस इंटरव्यू का उद्देश्य होता है। अगला वर्गीकरण है जो कुछ किताबों में लिखा गया है, वो है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, नैदानिक इंटरव्यू। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि क्लिनिकल इंटरव्यू और डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में क्या कोई अंतर है या दोनों एक ही चीज को अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ बुनियादी अंतर है जिसको हम लोग डील करेंगे। नैदानिक इंटरव्यू मुख्य रूप से प्रशिक्षित नैदानिक मनोवैज्ञानिक या दूसरे लोगों के द्वारा लिया जाता है, जिसका उद्देश्य सामने क्लाइंट या व्यक्ति का एक नैदानिक आकलन या उसको डायग्नोस करना होता है कि तमाम मनोवैज्ञानिक समस्याओं और बीमारियों में से कौन सी खास मनोवैज्ञानिक समस्या या बीमारी उस व्यक्ति को है जो आपका क्लाइंट है। इस पर्पस से जब डायग्नोस करने के लिए, एक लेबल देने के लिए, एक खास बीमारी जिससे वो व्यक्ति ग्रसित है उसका पता लगा करके उसको आकलन करने के लिए जब इंटरव्यू लिया जाता है तो उसका नाम डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होता है। यहाँ पे क्लियर कट उद्देश्य इंटरव्यू का ये होता है कि इंटरव्यू के लास्ट में एक हम फाइनल डायग्नोसिस व्यक्ति का लिख सकें कि वो व्यक्ति डिप्रेशन भी है तो किस प्रकार का डिप्रेशन, या किसी एंजाइटी डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर में कौन सा फेज में भी है, या अन्य तमाम मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं उसमें से कौन सी खास बीमारी से वो ग्रसित है, इस कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके। इस उद्देश्य से डायग्नोस्टिक इंटरव्यू को प्लान किया जाता है या लिया जाता है। तो क्लिनिकल इंटरव्यू जो है वो थोड़ा ब्रॉड है, जिसमें ओवरऑल साइकोलॉजिकल बनावट, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मनोवैज्ञानिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, व्यक्तित्व का विश्लेषण गहराई से किया जाता है। लेकिन डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में पर्पस ये होता है कि हम किसी खास बीमारी जो जिससे वो व्यक्ति ग्रस्त है हमारा, उसका पता लगा सकें, उसको लेबल कर सकें। तो ये हुआ 3 प्रकार। एक चौथा प्रकार भी जिसकी चर्चा की जाती है वो है सिलेक्शन इंटरव्यू, जिससे आप लोग भी एज ए छात्र परिचित होंगे या आपने फेस भी किया होगा। इस तरह के इंटरव्यू का पर्पस होता है कि तमाम जो समूह है हमारा उसमें से अपने खास उद्देश्यों के आधार पे, खास रिक्वायरमेंट के आधार पे कुछ व्यक्तियों का जो उपयुक्त हो उस कार्य के लिए, उस उपयुक्त उद्देश्य के लिए चयन किया जा सके। जैसे अब आप एक जॉब के लिए जाते हैं, जॉब की कुछ खास रिक्वायरमेंट है कि आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड ऐसी होनी चाहिए, आपकी अंग्रेजी ऐसी होनी चाहिए, आपकी गणित पे इतनी पकड़ होनी चाहिए। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो 1000 लोगों या उससे ज़्यादा लोगों की भीड़ है उसमें से बेस्ट 10 या 15 लोगों का चुनाव करने के लिए जब इंटरव्यू लिया जाएगा और उन 10-15 व्यक्तियों का चुनाव करके आगे उनको रिकमेंड किया जाएगा, तो ये सिलेक्शन इंटरव्यू का उदाहरण होगा। इसमें इंटरव्यू का पर्पस पर्सनल सिलेक्शन, मतलब किसी कार्य के लिए व्यक्तियों का चयन या किसी दूसरे किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य फैक्ट्री का या कार्यालय का कार्य नहीं हो, उसके लिए समूह में से कुछ उपयुक्त लोगों का चयन या छांटनी
करना होता है। तो ये सिलेक्शन इंटरव्यू या चयन इंटरव्यू कहा जाता है। तो ये जो सारा प्रकार हम लोग चर्चा किए, ये चर्चा है उद्देश्य के आधार पे इंटरव्यू के प्रकार के, कि हमारे इंटरव्यू का, हमारे साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है। तो अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर ये 1, 2, 3, 4 प्रकार के इंटरव्यू हो सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं भी है। तो हम लोग इन मुख्य रूप से 4 उद्देश्यों की ही चर्चा करेंगे। अब जो मुख्य वर्गीकरण है इंटरव्यू का संरचना के आधार पे, उस पे हम लोग आते हैं। और ये जब भी इंटरव्यू हम इंटरव्यू को पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथड्स में, तो यहाँ ये जो वर्गीकरण है इंटरव्यू का, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ज़्यादा अध्ययन की दृष्टि से ज़्यादा प्रायोरिटी वाला क्षेत्र हो जाता है। इसमें हम इंटरव्यू को बांटते हैं उसकी संरचना, उसकी प्रक्रिया, उसका स्वरूप कैसा है लेने का, उसका निर्माण कैसा हुआ है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में हो रहा है, उसकी संरचना क्या है। इस आधार पर इंटरव्यू को बांटा जाता है। यहाँ जो बंटवारा है वो मुख्यतः 2 रूप में है, 2 ही रूप है मुख्यतः क्या। पहला संरचित, जिसको स्ट्रक्चर्ड कहते हैं, दूसरा असंरचित, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अब इन दोनों स्वरूपों की, इन दोनों प्रकारों की हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों प्रकारों में आपस में क्या गुण दोष, आपस में क्या लिमिटेशंस, आपस में क्या लाभ हानियां हैं। एक इंटरव्यू, एक जो प्रकार है उसकी कुछ सीमाएं हैं, तो वही सीमा दूसरे इंटरव्यू की विशेषता है। उस सीमा के कारण दूसरे प्रकार के इंटरव्यू का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरे प्रकार के इंटरव्यू की जो सीमाएं हैं उसके कारण पहले प्रकार के इंटरव्यू का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दूसरे की सीमा पहले प्रकार के इंटरव्यू की विशेषता या उसका गुण बन जाता है। तो सबसे पहले संरचित और असंरचित इंटरव्यू के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में हम लोग समझते हैं। संरचित इंटरव्यू वैसा इंटरव्यू है जिसमें प्रश्न, क्या प्रश्न पूछे जाने हैं इंटरव्यू में, वो पहले से फिक्स्ड होते हैं। दूसरा, प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाएगा ये भी फिक्स होता है। अर्थात इसका जो पूरा स्वरूप है, इसकी जो पूरी बनावट है, वो पहले से ही निर्धारित, पहले से ही निश्चित होती है। प्रश्न कौन कौन से होंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड करने की क्या प्रक्रिया होगी, वो दोनों चीज पहले से फिक्स होता है। इस प्रकार के इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को आसानी है कि वो उस सेट ऑफ प्रश्न को अपने रिस्पोंडेंट के सामने, अपने क्लाइंट के सामने पढ़ता जाता है, और जो उसके उत्तर प्राप्त हुए हैं उसको जो पहले से तय पैटर्न है उस आधार पे कोड करते जाता है। से फॉर एग्जांपल आपको एक बहुविकल्पीय प्रश्न का सेट पहले से तैयार करके रखा गया है, उसको इंटरव्यूअर पढ़े कि प्रश्न संख्या 1, भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, और उसमें से 4 ऑप्शन दिया जाए। आपसे पूछा जाए ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप उस ऑप्शन को का चयन करते हैं और उस उत्तर का पहले से कोडिंग किया हुआ है कि हाँ फला उत्तर अगर है तो वो सही माना जाएगा, उसके लिए 1 अंक मिलेगा। इसके अलावा कोई उत्तर है तो गलत माना जाएगा, उसके लिए 0 अंक मिलेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का तरीका हुआ। इसके अलावा भी जो उत्तर देने का बहुविकल्पीय ना भी हो तो भी उत्तर क्या दिया जाएगा और उसको
किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका क्या मान होगा उस उत्तर का, वो पहले से जब निर्धारित होता है, वो पहले से तय होता है। और उसमें इंटरव्यूअर सिर्फ एक मैकेनिकल ढंग से मोटे तौर पे उन प्रश्नों को पूछता जाता है, एक के बाद एक उत्तरों को रिकॉर्ड करता जाता है। तो इस तरह के इंटरव्यू को संरचित इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहा जाता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की कुछ गुण हैं और कुछ कमियां हैं। मैंने बोला था कि ये जो दोनों प्रकार के इंटरव्यू हैं उनके गुण और कमियां आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा पहले गुण और कमियों को समझ लेंगे हम लोग। हमने रिसर्च पढ़ाने के दौरान हमेशा 2-3 और मुख्य चीज़ों की चर्चा की है। उसमें से 2 चीज़ें जो अभी ज़रूरी हैं उनकी चर्चा करते हैं। एक है रिलायबिलिटी, दूसरा है वैलिडिटी। अगर आप भूल गए हो तो थोड़ा संक्षेप में दोहरा देते हैं। वैलिडिटी से अर्थ होता है कोई भी मनोवैज्ञानिक टेस्ट या परीक्षण जिस खास विषय, वस्तु या संदर्भ को मापने के लिए बनाया गया है, अगर वो उसी खास विषय, वस्तु या संदर्भ को मापता है, उसके अलावा दूसरी चीजों को नहीं मापता है, तो उसको वैलिड टेस्ट उस खास विषय, वस्तु या संदर्भ के लिए कहा जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक टेस्ट बनाया और हमें दावा करते हैं कि ये बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि का मापन करता है, और वो व्यक्तियों पे अप्लाई करें, तो उससे जो प्राप्तांक प्राप्त हो वो बुद्धि का मापन करे और संवेग का मापन ना करे, शारीरिक बनावट का मापन ना करे, अभिक्षमता का मापन ना करे, और सिर्फ और सिर्फ बुद्धि का ही मापन करे, तो ये टेस्ट बुद्धि के मापन के लिए वैलिड कहा जाएगा। बुद्धि के मापन के लिए वैलिड कहा जाएगा। लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि हमारा टेस्ट बुद्धि के मापन के लिए है, और बुद्धि को मापने की जगह पे वो सामवेगिक प्रवृत्ति का माप कर रहा है या आपकी अभिक्षमता का माप कर रहा है, तो उस टेस्ट को वैलिड टेस्ट नहीं कहा जाएगा बुद्धि के मापन के लिए। दूसरा जो टर्म है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से तात्पर्य है कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स। मतलब एक स्टैंडर्ड परिस्थिति में अगर एक टेस्ट को अप्लाई किया गया, बशर्ते कि दोनों परिस्थितियों में स्थितियां सामान्य हो और एक समान हो, तो जो रिजल्ट एक परिस्थिति में आया वही रिजल्ट जब दूसरी परिस्थिति में भी आता है, तीसरी परिस्थिति में भी आता है, चौथी में भी आता है, बार बार एक ही तरह का रिजल्ट आता है, तब उसको कहा जाता है रिलायबिलिटी या रिलायबल टेस्ट। एग्जाम्पल के लिए, हमने एक बच्चे का बुद्धि मापन किया आज, उसके लिए परिस्थितियां जैसी आज थी, उस परिस्थिति में अगर बुद्धि का प्राप्तांक कुछ आया तो वही प्राप्तांक कल आए, वही प्राप्तांक परसों आए, वही प्राप्तांक 3 दिन के बाद आए, तो इसको रिलायबल टेस्ट कहा जाएगा। हाँ, ये मेरे एग्जाम्पल में बुद्धि के प्राप्तांक को 6 महीने के बाद हम लोग नहीं मेजर करके इसकी रिलायबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि उम्र के साथ बुद्धि के बढ़ने का संबंध होता है, और 6 महीने के बाद परिस्थितियां अलग हो जाएंगी। 6 महीने के बाद व्यक्ति का उम्र बढ़ गया, व्यक्ति ने बहुत चीजों का शिक्षण कर लिया जिससे बुद्धि प्रभावित हो सकती है, इसलिए दोनों ही कंडीशंस सेम नहीं है। यहाँ पे विश्वसनीयता के लिए जो कंडीशन जिसमें टेस्ट को अप्लाई किया गया सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अलग अलग कंडीशन हो जाएगा तो बात नहीं बनेगी, इसलिए 6 महीने के बाद नहीं होगा। लेकिन हाँ, 1, 2, 3, 4 दिन, हफ्ते भर के अंतराल में जब हम टेस्ट को अप्लाई करते हैं तो हर बार हमको एक ही रिजल्ट मिले तो हम लोग कहेंगे कि वो टेस्ट रिलायबल है। तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सा हम लोगों ने संक्षेप में रिपीट किया, समझा। इसके आधार पे जब हम संरचित और असंरचित इंटरव्यू की चर्चा कर रहे हैं, तो संरचित इंटरव्यू का एक लाभ ये है कि इसकी रिलायबिलिटी उच्च होती है। रिलायबिलिटी उच्च क्यों होती है? क्योंकि इसमें
प्रश्नों को स्टैंडर्डाइज ढंग से, प्रश्नों के उत्तर को स्टैंडर्डाइज ढंग से पहले से ही निर्धारित एक प्रक्रिया के तहत जाकर के जो साइंटिफिक हो बनाया जाता है। और जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है उसमें उसको अपने स्तर से उसमें मैनिपुलेट करने की, बदलाव करने की, उतार चढ़ाव करने की छूट नहीं होती है। इस कारण से जो रिजल्ट, जो आकलन एक समय में होता है, परिस्थिति सेम रहे तो हर बार जब जब हम उस इंटरव्यू को अप्लाई करेंगे तो हमको वैसा ही रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये एक मुख्य विशेषता हुई संरचित साक्षात्कार की। दूसरी विशेषता होती है कि इस इंटरव्यू को अप्लाई करना के लिए साक्षात्कारकर्ता में कोई विशेष प्रशिक्षण, विशेष गुण, विशेष क्षमता की आवश्यकता नहीं होती है। साक्षात्कारकर्ता एक लेमैन, एक सामान्य ढंग से भी प्रशिक्षित हो तो भी ऐसे इंटरव्यू को लागू कर सकता है, क्योंकि इसमें प्रश्न भी पहले से निश्चित हैं, उसके उत्तर को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया भी पहले से निश्चित है। साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को उस दौरान बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, विश्लेषण करने की या दक्ष होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो बहुत सामान्य स्किल के साथ भी ऐसे इंटरव्यू को अप्लाई कर सकता है। तो ये एक विशेषता हुई कि इसमें हम इंटरव्यू लेने के लिए सामान्य व्यक्तियों को भी, कम दक्ष व्यक्तियों को भी भेज सकते हैं ताकि हमारा डेटा कलेक्शन हो सके। और ये काफ़ी बड़ी विशेषता है, क्योंकि अगर आपके डेटा कलेक्शन का टूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल हो जाए तो उसके लिए आपको बड़े प्रशिक्षित व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, जो कई बार मिलेंगे नहीं। आपको मिलेंगे तो बहुत कम संख्या में मिलेंगे, जिसके कारण आपका डेटा कलेक्शन बुरी तरह से प्रभावित, डिस्टर्ब्ड हो सकता है। तो ऐसा अगर हमारा मेथड हो जो बहुत आराम से सामान्य व्यक्तियों के द्वारा अप्लाई किया जा सके तो वो बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा लाभ है हमारे डेटा कलेक्शन प्रोसेस को सुचारू रूप से बड़े पैमाने पे चलाने के लिए। ये हुई दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता ये है कि ये जो इंटरव्यू होता है ये ज़्यादा वैज्ञानिक और स्टैंडर्डाइज्ड होता है, क्योंकि इसके निर्माण में जो प्रक्रिया है उसको कई वैज्ञानिक कसौटियों, कई सांख्यिकी कसौटियों से होकर के गुजरना होता है। इसकी प्रक्रिया, इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया को भी कई मापदंडों से गुजर करके निश्चित करना होता है, इसलिए इसका स्वरूप ज़्यादा स्टैंडर्डाइज, ज़्यादा वैज्ञानिक होता है। और यही वजह भी है कि इसकी वजह से इसकी जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा है अपेक्षाकृत अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के तुलना में। तो ये जो भी बात कर रहे हैं हम लोग तुलनात्मक रूप से कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के। तो अनस्ट्रक्चर्ड की तुलना में रिलायबिलिटी ज़्यादा है, स्टैंडर्डाइज्ड ये ज़्यादा है, इम्प्लीमेंट करने वाले को ट्रेनिंग और दक्षता की कम ज़रूरत है। अब कुछ कमियों की भी बात करते हैं। कमियां, सबसे पहले कमी ये है कि इस तरह के इंटरव्यू में बहुत सीमित सूचनाओं की ही प्राप्ति हो पाती है जो कि प्रश्नों के माध्यम से पूछा गया है। हम जानते हैं खास करके मानव के व्यक्तित्व या मानव के मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने के लिए कितने आयामों से सूचना को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो चूंकि इस इंटरव्यू में वैसे चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती है, अतः इस तरह से इस इंटरव्यू के द्वारा प्राप्त सूचनाओं में एक्स्ट्रा सूचनाएं जो उन प्रश्नों के अलावा है प्राप्त नहीं हो पाती। से फॉर एग्जांपल, इंटरव्यू देने के दौरान बॉडी लैंग्वेज कैसा है, इंटरव्यू देने के दौरान व्यक्ति सामूहिक रूप से किस तरह का भाव भंगिमा प्रेजेंट कर रहा है, इन सारी सूचनाओं के प्राप्त करने का और उनके विश्लेषण करने का आधार नहीं होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। दूसरा कि जो बहुत गहन मनोवैज्ञानिक
तत्व होता है जो क्लिनिकल इंटरव्यू का उद्देश्य होता है, ऐसे मनोवैज्ञानिक स्वरूप की पूरी हम समझ विकसित करना चाहते हैं रिस्पोंडेंट के प्रति, वो इसमें नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके लिए इंटरव्यूकर्ता को एक साथ व्यक्ति के बहुत सारे पक्षों का विश्लेषण करना होता है, प्रश्नों के बहुत ढंग से बना के पूछने की स्वतंत्रता होने की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पे संभव नहीं हो पाता है। तीसरी जो कमी है कि इसमें चूंकि प्रश्न पहले से निश्चित हैं, उत्तर देने की प्रक्रिया भी पहले से निश्चित है, इसलिए रिस्पोंडेंट द्वारा जानबूझ करके गलत या बनावटी उत्तर दिया जा सकता है, और उसको पकड़ने का, उसको करेक्ट करने का, उसको काउंटर करेक्ट करने का आपके पास कोई जरिया यहाँ पे उपलब्ध नहीं है जब हम तुलना करेंगे असंरचित इंटरव्यू से इसके कारण रिस्पोंडेंट जो है मैनिपुलेटिव सूचना, भ्रामक सूचना, गलत सूचनाएं दे सकता है। एक और जो कमी है वो ये कि चूंकि इंटरव्यू के निर्माण में इसको स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ता है, बहुत सांख्यिकी प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। इस वजह से ऐसा जो इंटरव्यू है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, इसको बनाने में, इसके निर्माण में समय ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, एक्सपर्टीज ज़्यादा लगती है। हाँ, इम्प्लीमेंट करने में मेहनत, एक्सपर्टीज कम चाहिए, लेकिन ऐसे इंटरव्यू के निर्माण में एक्सपर्टीज, मेहनत ज़्यादा चाहिए। तो ये हुई इसकी कमियां तुलनात्मक रूप से। अब हम लोग अगले इंटरव्यू पे आते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के विपरीत है। यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूअर को बहुत स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए प्रश्नों को किसी भी रूप में पूछ सकता है, जो चाहे प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्नों के स्वरूप में बदलाव कर सकता है, प्रश्नों का निर्माण इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान कर सकता है, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। उद्देश्य ये होता है कि अब जो उसका मोटिव है, जो जिस क्षेत्र संबंधित सूचना को प्राप्त करना चाह रहा है उसको वो प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे पहले से प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों के रिकॉर्डिंग का स्वरूप निश्चित नहीं होता, बल्कि ये पूरा का पूरा साक्षात्कारकर्ता इंटरव्यूअर के विवेक पर, उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। अब इसके कुछ लाभ और कुछ हानियों का देखें अगर हम लोग, तो सब कुछ तुलनात्मक रूप से है। इसकी मुख्य लाभ ये है कि इसमें सूचनाएं मनोवांछित ढंग से ज्यादा सूचनाएं और एक्यूरेट सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। इंटरव्यू साक्षात्कारकर्ता अपने हिसाब से उस प्रश्नों के स्वरूप में, प्रश्नों के डिजाइन में बदलाव करके ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं को जो जरूरी समझता है उनको प्राप्त कर सकता है। दूसरी प्रमुख विशेषता कि इसमें रिस्पोंडेंट के द्वारा गलत सूचना, मैनिपुलेटिव सूचना देने की संभावना कम होती है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता एक ही प्रश्न को घुमा फिरा करके कई तरीके से पूछ करके सही सूचना प्राप्त कर सकता है। तीसरी प्रमुख विशेषता वो ये है कि इसमें सिर्फ शब्दों के द्वारा ही नहीं, बल्कि ओवरऑल व्यक्ति के हाव भाव, भंगिमा, उसके बोलचाल, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर, उसके बनावट, तमाम तरीकों से सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है और उनका समग्र विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। आगे अब थोड़ी इसकी कुछ कमियां, सिर्फ विशेषताएं ही नहीं होंगी, कमी भी होंगी। कमी ये है कि चूंकि इसमें स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को ज्यादा है इंटरव्यू लेने वाले, इसलिए उनसे प्राप्त सूचनाओं में एक रूपता नहीं होती। अर्थात एक व्यक्ति जो सूचना प्राप्त किया, एक इंटरव्यूअर, दूसरा इंटरव्यूअर उसी व्यक्ति का जब इंटरव्यू लेगा तो दोनों की सूचना में अंतर हो सकता है। इसका मतलब रिलायबिलिटी का मसला है। रिलायबिलिटी
इस इंटरव्यू की कम होती है। दूसरी मुख्य कमी है, जो कमी नहीं कहा जाए, जो समझने के लिए कहा जाए, कि जैसे ही आप किसी व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता देते हैं इंटरव्यू लेने का या किसी भी कार्य करने का, तो इसकी भी गुंजाइश होती है कि वो अपना पर्सनल बायस, वो अपना पर्सनल सेंटिमेंट्स को इंटरव्यू प्रोसेस में इन्वॉल्व कर दे, जिसके कारण इंटरव्यू बिगड़ जाए, उसका उद्देश्य गड़बड़ हो जाए। और इस वजह से इंटरव्यू का स्वरूप, इंटरव्यू का जो उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो पाता है। इस लेक्चर को अभी हम पॉज कर रहे हैं क्योंकि बड़ा फाइल हो जा रहा है। अगले लेक्चर में अभी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।